अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू वशत के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन मुबारक, जुम्मा मुबारक, एक नई ठंडी सुबह मुबारक। क्योंकि कराची में इस वक्त हो रही है बूंदाबांदी, बड़ा खुशगवार मौसम है। जब मैं दफ्तर आ रही थी तो बड़ा ही मज़े का मौसम था, हवा भी चल रही थी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। अब जो है वो हम अपने रिपोर्टर से भी जानेंगे कि भाई आज कराची का मौसम क्या है और कैसा रहेगा। खैर, इस पर भी आज हम बात करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स हैं आज प्रोग्राम में जिन पर आज हमने गुफ्तगू करनी है। सबसे बड़ा आज का जो डिस्कशन वाला टॉपिक होगा, आज पूरा दिन जिस पे हम बात करेंगे, जिस पे आज पूरा दिन गुफ्तगू होती रहेगी, वो ये है कि जनाब तख्ते पंजाब किसका होगा, कौन बैठेगा इस तख्त पर, हमजा शहबाज या फिर परवेज़ इलाही। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब आज होगा। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद होंगे, उनका तज्जिया भी लेंगे। इसके अलावा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी होने से MQM खुश, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ है नाराज़। जमात इस्लामी आज इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर धरने का प्लान बना रही है। PTI का फैसले के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट जाने का ऐलान। बिल्कुल, और इलेक्शन जब भी हो मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। सिंध हुकूमत इस बात से बहुत ज़्यादा मुतमईन है। अब ये इतना मुतमईन क्यों है सिंध हुकूमत, इस पर भी आज हम बात करेंगे। अच्छा जी, अब बात करते ज़रा बदलते मौसम की। मुल्क भर में मानसून का स्पेल जारी है और काफ़ी एक्टिव है ये स्पेल। चाहे मैं किसी भी शहर की बात करूँ, लाहौर में बारिश का 20 साला रिकॉर्ड टूटा है गुज़श्ता जो बारिश हुई थी उससे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आए हैं। अगर बलूचिस्तान का रुख किया जाए तो बारिशों से तबाही हुई है, 90 से ज़ायद अमवात हो चुकी है। और कराची में जैसे कि महक ने बताया, मौसम खुशगवार है। काले बादलों ने डेरे डाल दिए हैं। मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की बारिश हो रही है, तेज़ बारिश कहाँ हो रही है और अब ये स्पेल मज़ीद कितनी बारिश बरसाएगा आगे चल के ये जानेंगे। इसके अलावा भारत में एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। खुश्क साली के ख़ात्मे के लिए शादी कराई गई नूह की, और जब ये शादी हो गई और बाज़ाब्ता पूरी सेरेमनी की गई, हार वार पहनाया गया, जब ये शादी हो गई तो इत्तेफाक से फिर इतनी बारिश हुई, लोग तंग आ गए। और उसके बाद हुआ क्या? उनकी डिवोर्स हो गई, उनकी तलाक करवानी पड़ी। अजीब रस्म है ना, ये एक अजीब सोच है। खैर, अपनी अपनी रिवायात, अपनी अपनी मिथ्स हैं। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और सिंध की बात करते हैं, जहाँ पर डेंगू मच्छर बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है। काफ़ी केसेस हमें एक्टिव नज़र आ रहे हैं। कराची में 100 से ज़ायद केसेस सामने आए हैं और साथ ही साथ कोविड-19 केसेस की तादाद में भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आज प्रोग्राम में इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा जी, कराची समेत मुल्क भर में बिजली के सार्फिन एक बार फिर हो जाए तैयार, एक बार फिर, क्योंकि अब फिर लगने वाला है सबको झटका। इसलिए कि बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में एक माह के लिए 11 रुपये 38 पैसे का इजाफा किया जा रहा है। अच्छा जी, ये तो बिजली की बात है। अब ज़रा अगर हम डॉलर की बात करें, डॉलर जिसकी उड़ान दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, कहीं फुल स्टॉप हमें लगा नज़र नहीं आ रहा। आलमी मंडी में, आलमी मार्केट में डॉलर 230 रुपये की बुलंद तरीन सतह को छू गया है। आखिर क्या वजह है कि जो डॉलर है इसकी उड़ान को लगाम नहीं दिया जा रहा? इस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि डॉलर का नीचे आना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, 90 साला खातून 75 साल बाद अपने घर पहुंची। कहाँ से आई है ये और कहाँ इनका घर? आज इन खातून से भी मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। और जब खातून की बात हो ही रही है तो पाकिस्तानी खातून पहमा ने दिया है एक और कारनामा सरअंजाम। समीना बेग ने दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर कर ली है। समीना K2 सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून को पैमा बन गई है। उन्होंने आज सुबह K2 की चोटी पर पाकिस्तानी परचम लहराया है, जो कि हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। ये देखें, ये मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि खातून जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये खातून हमारे लिए फ़ख्र पाकिस्तान है। और फैसल, मर्दों के लिए इतना मुश्किल चैलेंजिंग होता है, ये आप सोचें इनके लिए कितना। मैं ये बताने जा रहा था, ये दिस इज़ इन हर फैमिली, क्योंकि इनके जो भाई हैं, बड़े भाई मिर्ज़ा अली बेग, वो इससे पहले K2 सर कर चुके हैं। और अब समीना, जो कि पिछले 2 साल से शी वाज ट्राइंग, लेकिन फाइनली अब उन्होंने K2 सर कर लिया है। और क्या ही ज़बरदस्त ये मंजर है। और ये बेस कैम्प 3 है, बेस कैम्प 3। ये अगर दोबारा मंजर दिखाएंगे तो उस पर मैं ज़रा उसको एक्सप्लेन कर पाऊँगा कि ये जो तस्वीर इतनी खूबसूरत नज़र आ रही है आपको, ये कितनी ज़बरदस्त है। तो समीना बेग जो है, उन्होंने K2 सर कर लिया है।
पहली खातून ये पाकिस्तानी को पैमा है जिन्होंने K2 सर किया है। K2 इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये बेस कैंप 3, इसके ऊपर वो जो आप देख रही हैं दैट्स बॉटल नेक, जो कि वैली ऑफ डेड जिसको कहा जाता है, और उसके ऊपर चोटी है। अच्छा। तो ये यस, और मतलब कितना मुश्किल है। अगेन सबसे ज़्यादा मुश्किल, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल। ये मर्दों के लिए माशाल्लाह इतना चैलेंजिंग होता है, तो सोचे खातून के लिए कितना चैलेंजिंग है। लेकिन अब हमारी जो खवातीन है ना, वो मर्दों के शाना बेशाना चलती है, हमें नजर आती है। वो आगे सर, उससे आगे कोई भी एक जगह हो, हम देखेंगे भाई खवातीन ने भी अपना नाम बना लिया है। चलें जब ज़रा आगे बढ़ते हैं और पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। कराची का जो मौसम है काफ़ी खुशगवार है। जब फैसल आप जब सुबह आ रहे थे, मौसम अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, क्या बड़ा मज़ा आ रहा था। आज दिल नहीं कर रहा था वैसे, बड़ा मज़ा आ रहा था। ये बड़ा मज़ा आएगा अभी जब तेज़ बारिश होगी। तो दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी क्या करें ना, नौकरी है तो भाई मजबूरी भी। अब ये देखें, ये है जनाब कराची के कुछ इलाकों के मनाज़िर जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कहीं हल्की बूंदाबांदी है, कहीं तेज़ बारिश है। ट्रैफिक भी जैम अब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है कि ऑफिस जाने का टाइम है लोगों का, और जब बारिश होती है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि एहतियात बरतें, आहिस्ता गाड़ी चलाएं और बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। बाइक्स पे जो लोग हैं वो स्पेशली रुक जाएं कहीं पर, थोड़ा सा लेट ऑफिस पहुंच जाएं, कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अपनी जान की ज़रूर हिफाजत करें। तो थोड़ा सा ट्रैफिक जैम भी हमें नज़र आएगा। और आज कराची में सारा दिन मौसम कैसा रहेगा, आज हम प्रोग्राम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कराची के कौन कौन से ऐसे हैं जहां पर ये स्पेल ज़ोरदार तरीके से गरजेगा, बरसेगा, और ये स्पेल कितनी देर तक कराची में रहेगा, कराची को कितना हिट कर सकता है। क्योंकि कल जब हमने बारिश की बात की, मौसम की बात की, तो कहा यह चाह रहा था कि जो है बारिश जो है वो मंगल तक रहेगी। अच्छा, इसी पर बात करने के लिए ज़ीशान मुगल हमारे नुमाइंदे फैसल में ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ीशान, मुझे बताएं इस वक्त कहाँ पे आप मौजूद हैं, बारिश हो रही है वहाँ पे? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फेरियल हॉल में, जहाँ पर इस वक्त तेज़ बारिश जो है वो हो रही है। इसके अलावा जो है कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें यह चंडीगढ़ रोड है, सदर है, इसके अलावा मलीर है, एयरपोर्ट का इलाका है, नाज़माबाद है, नॉर्थ नाज़माबाद, इसके अलावा बफर जोन, शादमान, नागन चुरंगी, नीपा चुरंगी, इसके अतराफ़ के जो इलाके में हैं वहाँ पर जो है इस वक्त कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला इस वक्त जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया था कि ये जो बारिश का स्पेल है तीसरा, वो बारिश बरसेगा तकरीबन जो कि 24 जुलाई है जब स्टार्ट होगा। लेकिन ये जो बारिश का सिलसिला है 2 दिन पहले ही यानी कि शुरू हो चुका है। इसके अलावा आपको बताता चलूँ, जो शहरी हैं उन्हें मुश्किलात का यानी कि सामना करना पड़ रहा है बारिश के दौरान, जो कि ख़ास तौर पर जो बाइक सवार हज़रात हैं, जैसे ही बाइक चला रहे हैं, जैसे गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई थी, इस दौरान जो है कराची के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो कि कराची की सड़कें हैं गड्ढे पड़ गए थे, जिसकी वजह से शहरी के जो है उन गढ़ों की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन गढ़ों में जो है काफ़ी ज़्यादा पानी जमा हो चुका है। इसके अलावा बताता चलूँ, महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के दौरान जो है जो कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जी सही है, ज़ीशान हमारे साथ मौजूद थे और कराची के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात भी कर रहे थे, हमें अपडेट भी करते थे। ज़ीशान, हम आपको देख भी सकते हैं कि आपने छाता लिया हुआ है और बारिश से बचने की आप कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खैर ये बारिश होती है इंजॉय करने के लिए, मगर इंतज़ामिया की कभी कभी ना अहली ऐसे सामने आती है कि अब्रे रहमत अब्रे जहमत बन जाता है हमारे लिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इरफान शाह आयशा मंजिल पर मौजूद है, वहाँ से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं कि क्या सूरत हाल है वहाँ पर। इरफान, बताइएगा। जी हाँ, इस वक्त मौजूद हूँ आयशा मंजिल पर। आप मेरे पीछे मनाजिर देख रहे होंगे, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मोटरसाइकिल सवार रुक गए हैं और काफ़ी तेज़ बारिश है, नज़र भी नहीं आ रहा, अंधेरा छा गया है। और आप ये देखें मेरे पीछे के मनाजिर में सब खड़ा हुआ हूँ और मेरे साथ ही बहुत सारे मोटरसाइकिल सवार हैं जो ऑफिस जा रहे हैं, मुख्तलिफ कामों से अपने रवाना हो रहे हैं घरों से, मगर वो इस वक्त एक पेडिस्ट्रियन ब्रिज है उसके नीचे रुक गए हैं ताकि बारिश थोड़ी सी थमे या रुके तो वो अपने मंजिल की तरफ जा सके। मगर इस वक्त बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हालांकि बारिश की पेशगोई 24 से थी, मगर इस वक्त आयशा मंजिल, बटलवी एरिया, अजीज़ाबाद, गुलशन इकबाल और मुख्तलिफ सदर के मुख्तलिफ अतवार के अतराफ़ के इलाकों में बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और आप देख रहे हैं बारिश की वजह से रोड गीले हो गए हैं, लोगों को मसाइल का सामना है, लोग अपने ऑफिस नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो अब कराची सेंट्रल हो या फिर शर्की हो या फिर गरबी हो, हर जगह से हमें इतलात मौसूल हो रही कि बारिश हो रही है और तेज़ बारिश शुरू हो गई। वैसे आज से लेकर 26 तारीख तक
ये कहा गया था कि होगी, लेकिन आज ये एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी तेज़ शुरू हो जाएगी और अभी दिन का आगाज़ ही हुआ है और ये बारिश शुरू हो गई। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए माहिर मौसमियात ओवैस हैदर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ओवैस, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बड़ी अच्छी सुबह कराची वालों के लिए। मुझे बताएं, ये खुशगवार मौसम क्या पूरा दिन ऐसे ही रहेगा? बारिश ज़्यादा होगी या बूंदाबांदी का सिलसिला ही जारी रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों को गुड मॉर्निंग। अच्छा, कराची का आज बड़ा खुशगवार आगाज़ हुआ है। हम आपको बताते चलें कि जैसे हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आपको बताया था कि कराची शहर में नई सर्कुलेशन, नया सिस्टम अफेक्ट करने जा रहा है, तो आज जो बारिश बेसिकली हुई है उसने जो गुज़िश्ता रात हमने देखा कि अपर सिंध में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थंडर सेल्स बने थे, तो उसका फर्दर जो है वो साउथ की जानिब बढ़े, उसका आउटलुक अभी इस वक्त कराची को अफेक्ट कर रहा है। फिर दूसरी जानिब से अरबियन सी से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रही है, जिसकी वजह से कराची के सराउंडिंग में थंडर क्लाउड बने और वो स्ट्रॉन्ग हुए, तो कराची में बारिशों का सबब बन रहा है। अब तक तो मॉडरेट रेन है, इतनी हैवी रेनफॉल नहीं है, और फर्दर आज हम पूरा दिन ये देखेंगे कि बारिश का सिलसिला फिलहाल रुक जाएगा और अगेन जो है सूरज और बादलों की आगमचोली जारी रहेगी। दूसरी जानिब आज कराची में तकरीबन डिफरेंट एरियाज़ में 8 से 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। दूसरी जानिब हम बताते चले कि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में काफ़ी ज़्यादा हैवी रेनफॉल की रिपोर्ट मौसूल हुई, 3 डिजिट तक रेनफॉल गई। कुछ लाहौर में हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड हुई। इस वक्त जो है सर्कुलेशन सेंट्रल पंजाब के पास मौजूद है, जो फर्दर मूव करती हुई साउथ की जानिब आएगी, सिंध में कल से अफेक्ट करना शुरू करेगी। फर्दर ये इंटेंसिफाई हो गई क्योंकि अरेबियन सी का SST यानी कि सी सरफेस टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहा है। इसकी वजह से सर्कुलेशन जो है, साइक्लोनिक सर्कुलेशन इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट करेगी और सिंध को डायरेक्टली इस दफ़ा अफेक्ट करने जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुज़िश्ता स्पेल से ज़्यादा जो है, गुज़िश्ता सिस्टम से ज़्यादा अब की जो सिस्टम आने वाला है मानसून का, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वाइड स्प्रेड सिंध में एक्टिविटीज़ कल से स्टार्ट हो जाएंगी। कराची में जो है 24 जुलाई से जो है बारिशों का सिलसिला शुरू होगा, जो 26 तक जारी रहेगा। फिर ये फर्दर सिस्टम इंटेंसिफाई होने के बाद जो है बलूचिस्तान को अफेक्ट करेगा। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी सैलाबी सिचुएशन आ चुकी है, वहाँ पे वैसे ही बहुत ज़्यादा बारिश हो चुकी हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि आइंदा आने वाले जो स्पेल के दौरान जो है मोस्टली एरियाज़ में जो है 3 डिजिट तक रेंज चली जाएगी। यानी कि कराची की अगर बात की जाए तो कराची में 100+ मिलीमीटर बारिश हो सकती है। काफ़ी सारे एरियाज़ में नदी नालों में तग़यानी आ सकती है, अर्बन फ्लडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का ख़तरा है। और हमारी यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के इदारों से कि वो पहले से अलर्ट है, मुताद है। ओवैस, ये तो आपने सिंध की बात की, थोड़ा सा आपने लाहौर को भी टच किया। मैं चाह रहा था कि वहाँ भी थोड़ा सा हम इस पर एक्सप्लेनेटरी बात करें। लाहौर में कल हम देखा बहुत बारिश हुई है, तो वहाँ भी मज़ीद बारिशें हैवी मुतवक्के हैं? जी बिल्कुल, आज पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वाइड स्प्रेड एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। नॉर्दर्न पंजाब से लेकर सदर्न पंजाब तक बारिशें ही बारिशें हैं। लाहौर में अगेन आज हैवी स्पेल एक्सपेक्टेड है। इस्लामाबाद की बात की जाए तो वहाँ पे भी काफ़ी तेज़ बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। कल हमने देखा कि लाहौर में भी अर्बन फ्लडिंग का सामना करना पड़ा। दूसरी जानब जो है झंग, शेखपुरा और पंजाब के अपर एरियाज़ में इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वहाँ पे नदी नालों में तग़यानी आई। तो ये अपकमिंग सिस्टम जो है वो अभी से अफेक्ट करना शुरू हो गया। उसका जो है सिलसिला तकरीबन 26 से 27 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब में जो है 25 और 26 जुलाई के बाद जो है थोड़ा ब्रेक आएगा, लेकिन स्कैटर्ड एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। सिंध में जो है ये सिलसिला जो है 27 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। सही है। अच्छा ओवैस, मुझे ज़रा बलूचिस्तान के हवाले से भी बताएगा। बलूचिस्तान में भी जो है वो बारिश ने तो काफ़ी तबाही मचाई है। अब जो ये नया स्पेल है, ये क्या बलूचिस्तान को हिट करेगा और उतना ही स्ट्रांगली हिट करेगा जितनी हम सिंध की बात कर रहे हैं? जी, बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो ऑलरेडी वो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ और प्रोविंस कंसीडर किया जा चुका है। वहाँ पे अब तक जो है 1200 से ज़्यादा मकानात मुनद्दिम हो चुके हैं और दूसरी जानिब राब्ता सड़कें जो है तबाह हो चुकी हैं। तो अपकमिंग जो सिस्टम आ रहा है वो ऑलरेडी ही इतना स्ट्रांग होगा क्योंकि लो प्रेशर एरिया इस वक्त लैंड पर हमारे रीजन पे फॉर्म होगी, यानी कि सर्कुलेशन मूव होती है हमारे रीजन पे आएगी। बलूचिस्तान में वो बाद अफेक्ट करना शुरू करेगी, तो खुजदार रीजन और उत्थल विंदर बेला यानी लसबेला डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं। वहाँ पे रेनफॉल जो है वो 200 मिलीमीटर से भी ज़्यादा रिकॉर्ड की जा सकती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा इस दफ़ा बलूचिस्तान को एक बार फिर सैलाबी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, बेहद शुक्रिया ओवैस, आप हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। अभी ज़रा आगे बढ़ते, बड़ी अहम खबर आ रही है। रावलपिंडी PP 7 कहूटा के नशिस्त जो है मुस्लिम लीग नून के नाम
मुस्तरद शुदा वोटों की दोबारा गिनती में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने लीगी उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी पर बात करते हैं, अपने नुमाइंदे जहीर अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी जहीर, डिटेल्स क्या हैं? जी बिल्कुल, 1516 पीपी कोटा 7 में जो मुस्तरद शुदा वोट थे उनकी गिनती का अमल मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो थे शब्बीर अवान, दोबारा गिनती में उनके 6 वोट ज्यादा निकले हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा सगीर अहमद के 12 वोट ज्यादा निकले हैं। यूं मजमूई तौर पे 55 वोट की बढ़तरी हासिल हुई थी जो लीगी उम्मीदवार थे राजा सगीर, और रावलपिंडी कोटा की जो सीट थी पीपी 7 की वो मुस्लिम लीग नून के राजा सगीर अहमद ने जीत ली है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और 236 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिनमें मुस्तरद शुदा वोट थे और पूरे 236 पोलिंग स्टेशनों में तस्दीक की गई, जिसके बाद 12 वोट राजा सगीर के ज्यादा निकले हैं। और रावलपिंडी कोटा की जो सीट थी ये अब बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन हो गया है और ये मुस्लिम लीग नून के नाम हुई है। राजा सगीर अहमद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जबकि मुख्तलिफ फोरम से होती हुई पीटीआई जब मुस्तरद शुदा वोटों पे पहुंची वहां पे भी कामयाबी न हुई और अब जो फाइनल स्टेज था वो भी पीटीआई के हाथ से निकल गया और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका जहीर, आप अपडेट कर रहे थे। तो मुल्क के सबसे बड़े सूबे पर हुक्मरानी कौन करेगा, कौन होगा फातेह, किसके टूटेंगे ख्वाब? वज़ीर आला हमजा शहबाज रहेंगे या कमान संभालेंगे परवेज इलाही? पंजाब असम्बली के कायदे अवान का इंतखाब आज से पहर 4 बजे होगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा जहांगीर खान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जहांगीर, बहुत आज अहम दिन है, स्पेशली अगर हम बात करें पंजाब के लोगों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है। इस पे भी मैं बात करूंगी आपसे, लेकिन सबसे पहले ज़रा मैं लाहौर के मौसम की आपसे बात कर लूँ। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम है लाहौर का। बारिश हो रही है या नहीं हो रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महक लाहौर का मौसम जो है वो गुज़िश्ता रोज़ से बड़ा खुशगवार है, क्योंकि कल मूसलाधार बारिश हुई लाहौर में, जो गर्मी और हब्स का जोर था वो टूट गया और आज रात भी जो है वो बारिश होती रही। इस वक्त बारिश तो नहीं है लेकिन हवा चल रही है, बादल जो है वो डेरे जमाए हुए हैं, कभी बादल है और कभी धूप निकल आती है। मौसम जो है वो बड़ा खुशगवार है और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 1-2 रोज़ तक मज़ीद बारिशों की जो है वो इम्कान है। लेकिन इसके बरक्स अगर सियासी दर्जा हरारत की बात की जाए तो सियासी उफुक पर छाए बादल छट जाने के बाद दर्जा हरारत में खासी तेज़ी आने के कभी इम्कानात हैं, क्योंकि आज पंजाब जो है वो अपना बड़ा फैसला करेगा। पंजाब असम्बली अपने कायदे ऐवान का इंतखाब करेगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज रहेंगे या चौधरी परवेज इलाही जीत का सहरा अपने सर से जाएंगे, ये फैसला आज हो जाएगा, जिसके लिए 4 बजे पंजाब असम्बली का इजलास जो है वो तलब किया गया है। तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनके अरकान की जो तादाद है वो 186 है, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अपने अरकान का कोई हतमी फिगर जो है वो जारी नहीं किया गया। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 179 या 180 यानी 179 या 180 के करीब है, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो ज़िमनी इलेक्शन में फ़तह हासिल करने वाले 15 नौमुंतखब अरकान हैं उन्होंने भी अपना हल्फ उठा लिया है। तहरीक इंसाफ के बाद नून लीग के 3 अरकान जो है उन्होंने हल्फ उठाया और एक आज़ाद रुकन ने हल्फ उठा लिया है। और ये तमाम अरकान जो नौमुंतखब है पंजाब असम्बली में आज अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मुजारी की जानिब से आज के इजलास को पुरअमन बनाने के लिए पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट की गई थी कि वो सिक्योरिटी के इंतजाम करे, तो इसलिए पंजाब पुलिस ने आज के इजलास की सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। लगभग 1400 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो पंजाब असम्बली के बाहर और अंदर तैनात किए जाएंगे। आज जितने भी अरकान आएंगे उनको मोबाइल फ़ोन अंदर लेकर जाने की इजाज़त नहीं होगी। मेहमानों का दाखिला ममनू करार दे दिया गया है। ठीक है, 4 बजे जो है वो वोटिंग होगी। जहांगीर, मुझे ये बताइएगा कि पंजाब के वज़ीर आला जो है वो कौन हो। जहांगीर, मुझे ये बताइएगा कि लाहौर के होटलों में कमरे सारे बुक हैं या फिर 10 एक खाली हैं? फैसल, ये बड़ा एक पेचीदा सा सवाल है, क्योंकि 2 होटल्स जो हैं वो लाहौर के, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान को 2 रोज़ पहले ही मुंतकिल कर दिया था और ये कहा गया था कि उनको बिल्कुल
रीपोलिंग से कुछ वक्त पहले होटलों से यहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा असेंबली में और फिर फैसला किया जाएगा। अब दोनों होटल्स में कितने कितने तादाद है अरकान की, ये जो है हतमी तौर पर तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये दावा दूर किया जा रहा है कि 186 या 188 जो है उनके अरकान हैं जो कि आज वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। 4 बजे ये फैसला होगा। आज खासा गर्म दिन जो है वो पंजाब में पंजाब असेंबली सियासी लिहाज से आज पंजाब में काफी गर्मा गर्मी है, लेकिन अगर मौसम, जहांगीर आप भी बता रहे हैं कि मौसम लाहौर का बड़ा अच्छा है, अल्लाह करे हमारी सियासत का मौसम भी जल्द अच्छा हो जाए। जहांगीर आपका बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे। सो अभी ले रहे हैं हम एक ब्रेक से जब दोबारा वापस आएंगे बहुत सारी बातें करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी हम बात करेंगे। मंदी के बायस 2 साल की कम तरीन सतह के हवाले से जो अब आगे चीज़ें हैं उस हवाले से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे थे सियासत के हवाले से। सियासत का जो मौसम है इंतहाई गर्म है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिए लतीफ़ खोसा साहब ने। जी हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के एक बहुत ही सरकर्दा रुकन रहे हैं, आप गवर्नर पंजाब साबिक रहे हैं। लतीफ़ साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। बताइएगा आज पंजाब में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह, सारी कौम की आपने मीडिया ने तो बहुत ही ज्यादा क्रिएट की हुई है, लेकिन वैसे हकीकत भी है क्योंकि ये आज का जो मार्का है इलेक्शन यानी चीफ मिनिस्टर का है, जो जाहिर है इसका मतलब पे भी असर होगा और ये सारे मुल्क की सियासत पे भी असर होगा। तो लाजमी बात है कि एक दिलचस्पी तो बहुत ही हाई पीक पर है और माशाल्लाह यहाँ दोनों जानिब से जो है मेंबरान भी अपनी अपनी तादाद भी किताबें भी बहुत बांगे दौल हो रहे हैं। और देखें 4 बजे शुरुआत होंगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये उस वक्त तक जारी और सारी रहेगा। इजलास रोक नहीं होगा जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता। रन ऑफ पे हो या पहले काउंट में हो जाए, बात का ये होगा। और कल जो भी लीडर ऑफ द हाउस बनेगा पंजाब असेंबली का, वो बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब के पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ की आबादी है, जिसका मैं आईनी सरबराह भी रहा हूँ गवर्नर के तौर पर, वो कल हल्फ भी लेगा गवर्नर हाउस। तो इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है इसमें कोई इबहम नहीं छोड़ा है। अब सवाल ये है कि इन दोनों के जो दावे दोनों फरीकैन की जानिब से हो रहे हैं, किसका दावा पूरा होता है। इल्जाम भी बहुत लगे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, जाने क्या क्या हो रहा है, जो मैं नहीं समझता कि अच्छी बात है। सियासत में बिल्कुल एक पुरतारी होना चाहिए, एक हौसला होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है इन जो पार्टी के अहकामात की तामील के खिलाफ वोट देते हैं, उनके बारे में डिफेक्शन जिसे कहते हैं, आइन की डिफेक्शन क्लॉज को जो है इंटरप्रेट करते हुए उन्होंने कहा ना तो इनका वोट काउंट होगा और बाद में इलेक्शन कमीशन ने उन मेंबरान को डिसक्वालीफाई कर दिया और सीट की खाली हो गई, क्योंकि आइन के उस शिप में लिखा है कि दे शैल सीज टू बी मेंबर। तो वो भी इलेक्शन कमीशन ने उसको भी तायन कर दिया और अपील में सुप्रीम कोर्ट ने कोई उनको खातिर रिलीफ भी नहीं दी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेंबर पार्टी के बज़ाहिर तो पीटीआई के पास अददी बरतरी जो पीटीआई और पीएमएल-क्यू की है, बज़ाहिर अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ देखी जाए, लेकिन अब कितने उनमें से अब्सटेन करते हैं या कितने जो है उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद और ये जानते पावर करते हुए ये उनकी नशिस्त भी जाती रहेगी और उनका वोट भी काउंट नहीं होगा, वो फिर भी अगर कुछ करते हैं तो बाहर कर लिए उनका रिस्क होगा। लेकिन 4 बजे पता चल जाएगा कि क्या होता है। सही है। अच्छा खोसा साहब, हमने कल देखा कि जरदारी साहब ने 6 घंटे की मुलाकात की है चौधरी शुजात से। आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ क्या कहती है, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है कि जरदारी साहब राम करने में शुजात हुसैन साहब को उन्होंने कायल कर लिया होगा, कामयाब हो गए होंगे? देखिए, हमारा जो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का या पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी का अगर आप देखें तारीखी पस मंजर में भी, तो हम पहले भी शहीद रानी बेनजीर भुट्टो साहबा के वक्त में हमारे इनके साथ अलायंस रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हम इनके साथ अलायंस नहीं रहा है। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने भी जबकि प्राइम मिनिस्टर बनाया था मोहतरम परवेज इलाही साहब को, और हमने वजाहत भी हमारे एक मरकजी काबीना में अहम रुकन रहे थे, और हमारी पोजीशन जो है रही है। तारिक बशीर चीमा साहब हमारी पार्टी में भी रहे, और अब उधर होते हुए भी हमारे साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और चौधरी शुजात साहब के साथ तो बहुत ही अच्छे हैं मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब के ताल्लुकात। और जब पहले जब शुरुआत हुई थी बातचीत की, तो उसमें चौधरी शुजात साहब के कहने पर ही चौधरी परवेज इलाही को हमने वजीर आजम मोहतरम आसिफ अली जरदारी ने वजीर आला का मनसब उनको ऑफर किया, या उन्होंने जो भी है। और मोहतरम नवाज शरीफ साहब को भी मनाने में इस पारा में मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब का बहुत बड़ा किरदार था उसमें। तो ये बाहर गया 12 बजे तक तो परवेज इलाही साहब हमारे साथ थे, और मिठाइयाँ तकसीम भी की गई और मुबारकें भी ली गई। तो उस वक्त तो यकीनी था कि वजीर आला बनते ही जिस तरह के चौधरी शुजात साहब की मौजूदगी में एक हुआ था। तो वही बातें जाहिर है कि पुरानी याद दिलानी भी मकसूद होती हैं, और जब एक मायदा हो गया उस पर जो है आपने एक दूसरे को मुबारकबादें भी दे दी, तो फिर अगले दिन कुछ तब्दीली आई और मोहतरम परवेज इलाही साहब उस जानिब से जो है उम्मीदवार बन गए। तो वो याद दिलाना तो बनता है। और फिर ये नहीं है कि ये PTI के मेंबर हैं, ये एक एलाइज है। एलाइज को जाके कहना, और आप देखिएगा कि एलाइज जितने भी हैं, चाहे वो MQM है, वो भी मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ही की वजह से जो है ये सरफ आए। बिल्कुल खोजा साहब, लेकिन एक सवाल यहाँ पे ये उठ रहा था कि फिर दरमियान में हुआ क्या कि एकदम से चौधरी शुजात हुसैन साहब पीछे हट गए और उन्होंने कहा कि मैं सपोर्ट परवेज इलाही को करूंगा वजारत आला के लिए। तो यही याद दिलाना मकसूद था। देखिए बात एक फितरी है, अमल है। ईद का मौका आया, जाहिर है कि फैमिली इकट्ठी गुजरात में, और फिर खून के रिश्ते होते हैं, वो एक दूसरे को उन्होंने अगलबन यही मुनासिब समझा चौधरी अपना शुजात साहब ने कि खानदान में फूट नहीं पड़नी चाहिए। अब अगली नस्ल में जा रहा है, तीसरी नस्ल में, तो ये उनके तफरुकात नहीं होने चाहिए। माला जो है सारी फैमिली बैठी और एक दूसरे के साथ जो भी उनके ईद मिलन मिले, गले मिले, जिस तरह ईद के त्यौहार पर होता है, कुर्बानियां दी गई, तो उस पर यकीनन जो है वो फिर एक खून जोश मारता है। उसमें बिल्कुल ये बात एक फिक्री है कि उन्होंने कहा कि इकट्ठे रहना चाहिए उसमें, लेकिन ईफाए अहद भी कोई चीज होती है, उसको जाहिर है कि उजागर करने में कोई हर्ज नहीं है। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब अगर उनको याद पावर करवा रहे हैं कि आपकी खातिर हमने किस हद तक जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब को मनाया और आपको वजीर आला ही बनना है, तो हमने जब पहले आपको बनाया था और ऑफर की थी और सब कुछ किया था। और मोहतरम इमरान खान साहब तो जो है उस्मान को मुसीम अकरम प्लस कहते हुए और न जाने क्या क्या उनको जो है आसमान के गुलाब में बुलाते रहे, उनकी तारीफें करते रहे। उस वक्त भी तो परवेज इलाही मौजूद थे। अगर परवेज इलाही साहब को बनाना होता चीफ मिनिस्टर तो सारी दुनिया क्या रही। यही सवाल जो है खोसा साहब मेरे जहन में आ रहा है कि क्या अब आपको लगता है कि PTI एक पेज पर है परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने के लिहाज से? क्योंकि अभी भी खबरें ही हैं कि PTI के अंदर इस लिहाज से अलग अलग राय पाई जा रही है। लोग चाह नहीं रहे, PTI के लोग नहीं चाह रहे कि परवेज इलाही वजारत आला की कुर्सी पर बैठे। देखें ये तो यकीनी बात है कि क्योंकि पंजाब में अगर उन्होंने कम्पीट करना है तो PTI का ये तो PMLQ के साथ संगम है, ये गैर फितरी है, ये फितरी नहीं है। और हमेशा एक दूसरे के मुतहारिब रहे हैं और इस हद तक इनके दरमियान खलीज थी कि वो पता नहीं किस तरह से चौधरी मोहम्मद इलाही साहब उस पर अपने वालिद मोहतरम पर प्रिवेल कर गए और ये फिर उनको ऐसा कड़वा घूम भी खाना पड़ा कि ईफाए ऐड से
इनहराफ भी इतनी सूरत से किया गया कि 12 बजे 1 बजे एक तरफ है और सुबह जाके दूसरी तरफ होना, तो ये एकदम जो एक थी उनकी साख को बहुत बड़ा धक्का लगता है चौधरी साहिबान को, जो इस बारे में उनकी बहुत शोहरत है कि वो बहुत मजेदार लोग हैं और बहुत ज्यादा ईफा अहद करने वाले लोग हैं और साथ देने वाले लोग हैं और जुबान के पक्के हैं और दोस्तियां निभाने वाले हैं वगैरह वगैरह। तो ये यकीनी बात है कि उनकी सारी जिंदगी की एक जो साख होती है सियासत में, उसको तो धक्का बिल्कुल लगा। तो ये चीजें जो है सियासत में बावर करवाना, जाहिर है कि मोहतरम क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने इसमें फाल किरदार अदा किया था, तो उन्होंने याद दहानी तो आखिरी वक्त तक करवाना बिल्कुल बनता है उनका। शुजात साहब को कहना बिल्कुल। और साहब सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कल हमने उस मुलाकात के बाद देखी कि जरदारी साहब जब बाहर निकल रहे थे तो विक्ट्री का साइन उन्होंने बनाया। अब ये विक्ट्री का साइन क्या पैगाम है, ये तो आज 4 बजे के बाद पता चल जाएगा। बेहद शुक्रिया, मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। मुफाहिमत के बादशाह के लाहौर में होने वाली नकलो हरकत ने शाह महमूद कुरैशी को परेशान कर दिया है। शाह साहब कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी नोटों के बोरे लेकर लाहौर में बैठे हैं। PTI रहनुमा सप्तान खान कहते हैं कि जरदारी का जादू तोड़ने के लिए पीर बुलवा लिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कौन करेगा रहनुमाई, हमजा शहबाज या परवेज इलाही? तख्ते लाहौर किसका? फैसले का वक्त करीबान पहुंचा है। जोड़ तोड़ रूज पर पहुंच गया। हमजा शहबाज की वजारत आला को बचाने के लिए हुक्मरान इत्तेहाद की भाग दौड़ जारी। मफाहिमत के बादशाह की लाहौर में होने वाली नकलो हरकत ने शाह महमूद कुरैशी को परेशान कर दिया। आसिफ अली जरदारी साहब नोटों के थैले लेकर यहाँ पंजाब में तशरीफ फरमा है और वफादारियाँ खरीदने पर तुले हुए हैं। PTI रहनुमा सप्तान खान का दावा है कि उनकी जमात ने जरदारी के जादू का तोड़ ढूंढ निकाला है। सर, जरदारी साहब का जो जादू है दोबारा चलेगा या इस दफा उनके जादू के तोड़ के लिए आपने पीर बुलवा दिया? खिलाड़ियों का दावा अपनी जगह, लेकिन जियाले तो बला के मुतमईन दिखाई देते हैं। कल इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी इत्तेहादी जमातों की फतह का दिन होगा। पहले भी इमरान खान को कौमी असम्बली से निकाला, कल भी इंशाल्लाह हम जमहूरी तरीके से जो है हमजा शहबाज साहब को इंशाल्लाह पंजाब में कंटिन्यू करवाएंगे। किस जमात को क्या मिलेगा और क्या खोने को है, फैसला होने को है। तो हमजा शहबाज की हिमायत के लिए मुफाहमत के बादशाह मुतहर्रिक दिखाई दिए। आसिफ जरदारी ने लाहौर में काफिले के सरबराह चौधरी शुजात से 6 घंटे तवील मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी की वजारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात हुई है। मुलाकात के दौरान आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता भी किया। बड़ी मुलाकात की कहानी इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब बनाने का मिशन। मफाहमत के बादशाह की बड़े इलेक्शन से पहले चौधरी शुजात के घर पर बड़ी बैठक। आसिफ जरदारी की एक ही रोज में सरबराह काफ लीग से 2 मुलाकातें। हमजा शहबाज की हिमायत की दरख्वास्त कर दी। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात से मुलाकात में कहा, PTI का साथ ना दें, हमारे साथ चलें, मुस्तकबिल में फायदा होगा। चौधरी साहब चंद महीने छोड़ें, बरसों को देखें। जियाले लीडर ने इमरान खान की सियासत को चंद माह की मेहमान करार दिया। कहा, आपसे जब वादे किए उनसे ज्यादा ही निभाया है। मैं यारों का यार हूँ और इस वक्त सबसे यारी है। 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी रवाना हुए तो वजारत आला के उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही और उनके बेटे मोनिस इलाही की हुई एंट्री। काफ लीग के बड़ों की मशावरत जारी थी कि 45 मिनट बाद आसिफ जरदारी दोबारा चौधरी शुजात के दर पर पहुंच गए। इस बार बैठक का प्लान तवील था, जब भी आसिफ जरदारी अपना परहेजी खाना साथ लाए। आसिफ जरदारी से मुलाकात के बाद परवेज इलाही और मोनिस इलाही अलग अलग गाड़ियों में घर से रवाना हुए। आसिफ जरदारी ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ को भी फोन किया। वजीर आला पंजाब के इंतखाब समेत सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। तकरीबन 6 घंटे तवील मुलाकात के बाद आसिफ जरदारी विक्ट्री का निशान बनाते हुए चौधरी शुजात हुसैन के घर से रवाना हुए।
आगे बढ़ते हैं जनाब। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मंदी के बाद 2 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.89 महंगा होकर 226 रुपये 81 पैसे पर बंद हुआ है। तो मार्केट जो है वो 40,000 पॉइंट्स की हद भी बरकरार ना रख सकी। 100 इंडेक्स 628 पॉइंट्स कमी से 39,832 पर बंद हुआ। माहिर मईशत खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। खुरम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। दिन ब दिन सियासी गैर यकीनी सूरत हाल मईशत का जो है अबतर हाल होता जा रहा है सर। जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि एक तो कुछ ग्लोबल इम्पैक्ट होता है, कुछ हम अपने घर को और ज्यादा जो है वो अनसर्टेनिटी का शिकार कर लेते हैं। तो ये दोनों चीजें मिला के जो है हमारे जो फाइनेंशियल्स हैं, हमारी जो मईशत है वो वैसे भी जो है कई सालों से ठीक नहीं है, और खासकर पिछले कुछ सालों से तो काफी ज्यादा इसमें जो है प्रॉब्लम्स हुए हैं, और खासकर एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, यानी कि हम जो तजारती खसारा है हमारा, ये हमेशा ऐसा हुआ है कि तकरीबन पिछले अगर आप 15 साल की जो है वो एक ट्रेंड देख लें, 5 साल के बाद तजारती खसारा इतना बढ़ जाता है हमारा ग्रोथ के साथ कि हमें IMF के पास जाना पड़ता है। और इस मरतबा तो ये हुआ है कि 3 साल में ही हमें IMF के पास दोबारा जाना पड़ा है। और इशू ये हुआ है कि IMF के साथ जाते जाते पिछली गवर्नमेंट ने भी जो है वो उस मायदे की पासदारी नहीं की, फिर इस गवर्नमेंट ने आके उसको और डिले कर दिया, यानी कि डिसीजन जो है वो टाइमली नहीं लिए। और पॉलिटिकल डिसीजन जो है ना यहाँ बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं कि पॉलिटिकली हम जो है वो अपना नैरेटिव ठीक करने के लिए, नैरेटिव रखने के लिए पॉलिटिक्स को जो है वो ऊपर कर लेते हैं मईशत से, तो फिर यही हाल होना है। तो अभी ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है और हमारे पास डॉलर इतनी बहुतायत में नहीं है और ना आ रहा है। इस वजह से हमारे पास भी डॉलर की कमी की वजह से डॉलर की वैल्यू में इजाफा होता जा रहा है। इसका हल ये है कि IMF प्रोग्राम में अब हम जो है वो जा रहे हैं और हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो हो चुका है, बट एट द सेम टाइम जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं इनसे जल्द से जल्द हम अपना जो है वो कुछ डील करें। जो वो कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब कि हमारी सऊदी अरेबिया, UAE, कतर के साथ अच्छी जो है वो बात हुई है, तो उसको मटेरियलाइज जल्दी करें ताकि हमारे पास 3-4 बिलियन डॉलर आएँ और हमारी मार्केट स्टेबलाइज हो और एक कॉन्फिडेंस जो है हम इन्वेस्टर को दें। सही है, ठीक है, बेहद शुक्रिया खुरम, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। सो बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जो मईशत है जब तक सही नहीं होगी या सियासत जब तक सही नहीं होगी तब तक मईशत में भी इस्तेहकाम नहीं आएगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, बहुत सारी बातें करेंगे साथ में। वेलकम बैक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पीपल्स बस सर्विस, NICVD और दीगर मंसूबे, सिंध हुकूमत ने जो जो काम सूबे में किए हैं, अवाम उससे कितने मुतमईन हैं ये आपको दिखाते हैं। ये बहुत अच्छा स्टेप है सिंध गवर्नमेंट का, तो मैं समझता हूँ कि ये सर्विस जो है वो तमाम रूट्स के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए और हम तमाम के तमाम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए सिंध गवर्नमेंट के इस इक़दाम को। अभी और गाड़ी जो इन लोगों को यहाँ से चलानी चाहिए कालाबोग से, वहाँ से भी कुछ लोग दूर के इलाके वाले उनको यहाँ पैदल दूसरी गाड़ी करके आना पड़ता है। अच्छी बस चलाई इन लोगों ने, सुकून है, मतलब सहूलत है, आराम से मतलब खड़े भी हो जाओ तो मसला नहीं होता इसमें। गवर्नमेंट को चाहिए कम से कम 65 या 70 ईयर्स के जो लोग हैं उनको किराए से एग्जेम्प्टेड कर दें। देखा जाए R1 की सर्विस सिंध गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम है। इनके रूट्स को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी सहूलत है और ये जो बच्चे स्टूडेंट हैं इनके लिए भी। 20 साल से ये लोग आ रहे और ये कराची का हाल देखे अल्लाह बेहतर करेगा कराची को। 10-15 मिनट तक बारिश नहीं होती है, सैलाब आ जाते हैं, यहाँ पर पानी रुक जाते हैं बिल्कुल। मैं ये जानता हूँ सबसे बेहतरीन अस्पताल है, इससे अच्छा कोई काम हो नहीं सकता। जो दवाई यानी कि 1 लाख रुपए की मिल रही है वहाँ फ्री में मिल रही है, तो मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे कि इतना अच्छा अल्लाह ताला ने हमारे को हॉस्पिटल दिया हुआ है। मैं तो इनको दुआएं दे रहा हूँ, जितने भी इदारा कायम करा है अल्लाह उसको दर्जात बुलंद करे। गरीब कोई भी आ जाए ना, उसका कोई सिफारिश वगैरह या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, गरीब आदमी के लिए बहुत अच्छा। ये बहुत बेहतरीन काम है गवर्नमेंट, अल्लाह तबारक व तआला इनको जज़ाए खैर दे, बहुत बेहतरीन काम किया है। गरीबों के लिए बहुत अच्छी जगह है, कोई टेंशन नहीं है गरीबों को। और बड़े बड़े ऑपरेशन 2 दिन के अंदर मैंने जाते हुए देखे, तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है और इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी जो है ना यहाँ केयर की जाती है। माशाल्लाह ये सिंध गवर्नमेंट ने हमें तोहफ़ा दे रखा है। मेरी अम्मी जान की यहाँ पर दिल का बाईपास हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट किया डॉक्टरों ने।
ऐसे में वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि कराची और हैदराबाद का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से गुफ्तगू में नासिर हुसैन शाह ने दावा किया कि कराची में पीपल्स पार्टी 150 से ज़ायद यूसीज जीतेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या तैयारी की है और इस दफ़ा क्या तारीख बदलने जा रहे हैं? कराची का मेयर क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाने की पोजीशन में है? कितनी उन्होंने वर्क इस पर किया है? हमारे साथ वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, वो मौजूद हैं। शाह साहब, बल्दियाती इलेक्शन का पहले फेज़ में तो पीपल्स पार्टी ने अच्छी कामयाबी हासिल की है। दूसरे मरहले एक असल चैलेंज है पीपल्स पार्टी के लिए, क्योंकि शहरी इलाके हैं, हैदराबाद हो, कराची हो, तो क्या पोजीशन है आपकी पार्टी की? इन दोनों जगहों के मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाने की पोजीशन में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। इंशाअल्लाह ज़रूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई जियाला ही है जो है वो मेयर बनेगा। कराची, हैदराबाद और दीगर जो भी एरिया हैं वहाँ पे। जमात इस्लामी का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ने 14 साल में सिंध को तबाह किया। ख़ास तौर पे वो कराची को टारगेट करते हैं कि 14 साल में उन्होंने कुछ नहीं दिया। अब की बार जो है वो हाफिज़ नईम को मेयर लाएं ताकि शहर की तकदीर बदले। और माजी में वो कहते हैं कि नेमतुल्लाह खान या जो और उनके मेयर थे उन्होंने अच्छा काम किया। आप जमात इस्लामी के काम को किस नज़र से देखते हैं और उनके लिए क्या कहेंगे? देखें, नेमतुल्लाह मरहूम साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है पार्टी पॉलिसी होती है और उसी पे बात करना होता है। आपके इल्म में है कि ये जो होती है क्रिटिसिज्म होता है कि बहुत सारी जी इलीगल बिल्डिंग्स बन गई, बड़ी बड़ी इमारतें बन गई और बहुत ज़्यादा इलाकों में बन गई। ये कब शुरू हुआ? ये रोड जो हैं वो कमर्शियल कब डिक्लेयर हुए? वो रिकॉर्ड का हिस्सा है। उसमें बहुत से इलाके जो थे वो जब नज़ामत जमात इस्लामी के पास थी तब उन रोडों को कमर्शियल डिक्लेयर किया गया। फिर बाद में खैर से जब हमारे दोस्त मुस्तफ़ा साहब आए तो उन्होंने बाकी रही सही कसर जो है पूरी कर दी। तो अब मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है, उन्होंने काम किया हुआ, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे उस दिन भी किसी ने कहा कि हाफिज़ नईम साहब मेरे लिए ज़ाती तौर पर बड़े मोहतरम हैं कि उन्होंने कहा जी यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको एक क्लिप उनका देता हूँ, आप मेहरबानी करके वो ज़रूर चला दीजिएगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर यहाँ पे काम हुआ है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। अच्छा, कराची में 246 यूसीज़ हैं। इन 246 यूसीज़ में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपके पास क्या इतलात हैं, कितनी यूसीज़ जीतने की पोजीशन में है? ये नंबर गेम के बारे में बता दें। देखिए, हमारे जो दोस्तों ने बताया है हमें, तो हम बहुत इजीली 150 से ज़्यादा यूसीज़ जो है वो जीत रहे हैं। और एमक्यूएम को कहाँ पर देखते हैं सारी सूरत हाल में? माजी में मेयर उनके आते रहे कराची में और वो कहते हैं कि कराची का वोट हमारा है। जी देखें, एमक्यूएम की बात आप उनसे पूछें। एक हकीकत तो ज़रूर है कि एमक्यूएम का मैंडेट जो है बहुत सारी सीटों पे 2018 में चुराया गया और वो जो भी तरीक़ेकार था उसके तहत किसी और पार्टी को दिलाया गया। और लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, उनको भी वोट मिलेंगे, उनकी एक अपना वोट बैंक है। एक वेव चली हुई है कहते हैं इमरान खान की, और वो कराची को भी कह रहे हैं कि भाग कर ले जाएंगे वोटर्स के साथ, क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आखिरी सवाल ये है कि आप शहर कायद में अगर पीपल्स पार्टी पोजीशन में आती है तो किसको मेयर देखना चाहते हैं? देखिए, मैं तो मुर्जा वहाब को मेयर देखना चाहता हूँ, और लेकिन पार्टी का फैसला होगा और चेयरमैन साहब हमारी क़यादत फैसला करती। हमारा एक एक जियाला जो भी है वो मेयर बनने की सलाहियत रखता है और जिसको नॉमिनेट किया जाएगा पार्टी लीडरशिप की तरफ से वो मेयर बनेगा और लोगों की खिदमत करेगा। जी बिल्कुल, सैयद नासिर हुसैन शाह ने ये बड़ा दावा किया है कि कराची और हैदराबाद के मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आएंगे और कराची की 150 यूसीएस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतरी हासिल करेगी। ठीक है जी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात से पहले इलेक्शन के अल्तवा की वजह से उम्मीदवारों का मोराल काफ़ी नीचे आ गया है। लियारी में आज़ादाना उम्मीदवार के पैनल के चेयरमैन वसीम सरबाजी ने इंतखाबात के अल्तवा को पैसे और वक्त का ज़िया करार दिया है। उनका कहना है कि पीपल्स पार्टी से मायूस होकर इलाका मकीनों ने आज़ाद उम्मीदवारों से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों को पीपल्स पार्टी दस्तबरदारी के बदले सुनहरे ख्वाब दिखा रही है। मुदस्सिर नज़ीर की रिपोर्ट। जैसे ये खबर हम तक आई
कि इलेक्शन कैंसिल हो गए हैं, पोस्टपोन हो चुके हैं, तो हमारा जो एक मोराल था वो डाउन हो गया। मैं नहीं, मेरे साथ जो हमारे चाहने वाले थे, मेरी आवाम थी, उनमें भी वो कहते हैं ना शदीद गम गुस्सा पाया गया। इस तरह इलेक्शन डेट आगे गई तो पार्टी के मतलब ये आवाम के जो पैसे जो वो मुझ पर ख़र्चा कर रहे हैं अपनी मोहब्बत में, तो उनके पैसे डूबते नज़र आ रहे हैं। लाजमी बात है जो ख़र्चा हुआ है, और आवाम ने इस वजह से ये ख़र्चे किए कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ। हमारे यहाँ पे मैंने सोशल काम किए, ग्राउंड बनाया, स्कूल पे मैंने काम किया, RO प्लांट लगवाया हमने, किसी की मेहनत से, कोच इमाद फुटबॉल की अकेडमी की मेहनत से, कोई सरकारी नहीं। इतने कंपेनिंग हुई, इतना काम हुआ, इतना वर्क हुआ। अगर मैं पर्सनली सिर्फ अपनी बात करूँ, मतलब मैं भी मतलब जॉब करता हूँ, तो जॉब से आना और ख़ास तौर पर ये वर्क करना और लोगों के मतलब वो दिन रात लगे हुए मेहनत करने, वो भी जॉब करते हैं, वक्त को ज़ाया किया जा रहा है। ये जो उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार, ये पीपल्स पार्टी के ही थे, लेकिन अब वो आज़ाद खड़े हुए, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट ही खड़े हुए, और जीत भी उनकी है। उसकी वजह यह है कि आवाम ने कहा कि पीपल्स पार्टी से हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जिस तरह वर्क है आजकल लियारी में, तो उसकी वजह से लोगों ने लोग मायूस हो चुके हैं। वज़ीर आला की तरफ से एक टीम आई, सेनेटर यूसुफ बलोच और नबील गबूल की सूरत में हमारे पास वो आए। उन्होंने कहा कि आप विड्रॉ करो पार्टी के सामने। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मुझे कन्विंस किया, और मतलब बंद अल्फाजों में जैसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि अभी आपकी उम्र ही क्या है, आगे आपको मतलब सुनहरी ख्वाब दिखाना, आगे बहुत कुछ है आपके लिए। अगर मैं कहता मराहत, मुझे पैसे बहुत से कुछ वो ऑफ़र कर सकते थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरे लिए सब कुछ मेरी आवाम है, मेरे चाहने वाले हैं, इनके लिए मैं मतलब कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हूँ। हमने उनकी नींदें हराम कर दी हैं। ये कंडीशन है। मेरे ख्याल से इलेक्शन नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्शन बढ़ाना, 28 अगस्त तक लेके जाना, ये आगे जाके आगे डेट बढ़ाएंगे और उसके बाद इलेक्शन नहीं करवाएंगे ये। चलिए अब एक और मामला। बारिशों के बाद सिंध में डेंगू सर उठा रहा है। रवा माह के दौरान कराची में डेंगू के 139 केसेस सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, हैदराबाद डिवीजन में 23 और मीरपुर डिवीजन में 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। माहिरीन का ये कहना है कि जरासीम का छिड़काव मुहिम शुरू ना हुई तो डेंगू वायरस वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें डॉक्टर फैसल महमूद। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। हम हमेशा से देखते हैं कि अगस्त सितंबर का जो महीना होता है उसमें डेंगू काफ़ी ज़्यादा सर उठाता है, और फिर हम कहते हैं जी एहतियात करें, पानी कहीं इकट्ठा ना होने दें। स्पेशली इस वक्त लोगों को आप क्या कहेंगे जब हम देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं और डेंगू के केसेस भी बढ़ रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बताने का शुक्रिया। तो बिल्कुल आपने सही फरमाया कि डेंगू केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, और ऑल्सो आजकल हम कॉन्गो केसेस भी देख रहे हैं कि वो बढ़ रहे हैं, वो बकरीद के बाद। डेंगू जो है वो हमारे पास इसी सीज़न में आता है, बल्कि अभी तो सीज़न शुरू हुआ है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में ज़्यादा इसके केसेस आते हैं। और बचाव के लिए, इसके बचाव निस्बतन आसान है। एसेंशली आपको मच्छर से बचना है इसके अंदर। अब ये मच्छर घर के अंदर होते हैं, ये बाहर नहीं होते, ये घरेलू मच्छर है, और जिसका मतलब है कि ये अच्छा टाइम है कि अपने घर में जितनी भी जालियाँ हैं खिड़की के बाहर जो है वो ज़रा चेक कर लें, उसमें कोई अगर सुराख है, छेद है, तो ज़रा उसको बनवा लें। इसके साथ साथ जो पर्दे या सोफ़े या उसके नीचे स्प्रे ज़रूर कर लें, ताकि जो भी मच्छर अंदर हैं वो ख़त्म हो जाए। और जैसे आखिरी चीज़ आपने बताई है कि पानी खड़ा हुआ है तो उसको खड़े ना होने दें, ख़ासतौर पे गमलों के अंदर या टायरों के अंदर, क्योंकि ये वाला मच्छर साफ़ पानी पसंद करता है, गंदा पानी इतना पसंद नहीं करता। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, जब किसी को खुदा न खास्ता हो जाता है डेंगू, तो वो रादर देन गोइंग फॉर द कन्वेंशनल मेडिसिन टोटके करते हैं, पपीता ये कर लें, लेमन और एप्पल का जूस आप तो डॉक्टर साहब ये कितना कारगर है या फिर ये कितना नुकसानदेह है? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। इसके अंदर डिपेंड करता है। जो अगर लेमन और एप्पल जूस लोग अक्सर लेते हैं तो उसको देने में बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है, शायद वो फ़ायदेमंद ही हो, बिकॉज हम ये कहते हैं कि जब डेंगू हो तो अपना पानी का इंटेक या फ्लूइड्स का इंटेक बढ़ा लें, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जूस हो, चाहे वो ORS हो, ताकि आपके जिसके अंदर पानी का मिकदार अच्छा रहे, क्योंकि डेंगू में सबसे बड़ा मसला पानी की कमी होता है, प्लेटलेट की कमी इतना बड़ा मसला नहीं होता। पपीते का पानी का प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत कड़वा होता है
और कुछ लोगों को बहुत उससे मतली होती है, गैस्ट्राइटिस होता है, डायरिया होता है, उससे लोगों को मैदे में तकलीफ होती है। और हमने ऐसे लोग देखे हैं जो कि ये डेंगू तो इतना बुरा नहीं था, मगर क्योंकि उन्हें इतना ज़्यादा लिया है कि उनको इतना डायरिया हुआ कि उनको दाखिल होने की ज़रूरत पड़ी उसके बाद। तो बेहतर है कि उसको अवॉइड करें, ख़ासतौर पर अगर उसको लेने से आपको लगता है कि आपके मैदे में मसला हो रहा है। मगर उसके अलावा और कोई जूस या कोई भी पानी, मशरूब वगैरह ये जितना भी लें बेहतर है आपके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सबको पता है कि कितना बुरे तरीके से डेंगू हमें हिट करता है, लेकिन मैं चाहूँगी फिर भी हमारी आवाम की आसानी के लिए आप बताएं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि अभी भी ऐसा होता है कि अगर आपको बॉडी पेन है या आपको फीवर है तो कहते हैं नहीं ये डेंगू नहीं, मलेरिया है। अच्छा, ये मलेरिया भी नहीं है, मौसम ऐसा चल रहा है ना, बारिश हो रही है, नहीं हो रही, तो ये इस वजह से भी ये सर्दी गर्मी हो जाती है, तो प्लीज़ बताइएगा। तो बिल्कुल, और ये कशमकश यानी कि क्या ये डेंगू है, क्या ये कोविड है, क्या ये मलेरिया है, टाइफाइड, इन सब के अंदर फ़र्क करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि सभी के अंदर बुखार होता है, जिस्म में दर्द होता है। एंड डेंगू में जो मसले मसाले होते हैं जिसके अंदर प्लेटलेट कम होना या पानी कमी होना, वो उस वक्त होता है जब बुखार टूटता है, जो तकरीबन 5 दिन बाद टूटता है। तो अगर आपको तेज़ बुखार है, जिस्म में दर्द है, तो ऑब्वियसली बेहतर है कि आप डॉक्टर को दिखा के चेक ज़रूर करा लें। हम लोग जो होते हैं फ्रॉम अ मेडिसिन स्टैंड पॉइंट ये देखते हैं कि आजकल सीज़न किसका चल रहा है। अगर कोविड के केसेस कम है तो हमारा ध्यान डेंगू की तरफ ज़्यादा जाता है, खासतौर पर डेंगू का सीज़न है। तो ये रियली देखना पड़ता है कि आजकल मौसम में क्या है, क्या चीज़ फैली हुई है, और उस हिसाब से टेस्ट करते हैं। खुद डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है, डॉक्टरों को भी मुश्किल होती है, बाकी को तो और भी मुश्किल है। और डॉक्टर साहब, कौन सी एज ग्रुप ज़्यादा वल्नरेबल होती है, छोटे बच्चे के बूढ़े अफराद? तो डेंगू लगने के लिए तो सभी को लग सकता है, क्योंकि मच्छर यूजुअली उम्र नहीं चेक करता, वो सभी को काट रहा होता है। मगर ये ज़रूर है कि जिनकी उम्र ज़्यादा है, ख़ासतौर पे जिनको दूसरे मेडिकल मसले हैं, जैसे कि जिनको दिल की बीमारी या बुरी डायबिटीज़ है, या छोटे बच्चे, उनके अंदर डेंगू ज़्यादा शिद्दत ज़रूर इख्तियार करता है, तो उनके अंदर सिवियरिटी ज़्यादा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सुनते भी आए हैं कि डेंगू के बाद इसके आफ्टर शॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं असर छोड़ जाते हैं। या तो आपके टांगों में दर्द रहता है, बैकबोन में पेन होती है, आपको हेयर फॉल हो जाता है, कुछ ना कुछ होता ज़रूर है आपके साथ। तो मुझे ये बताएगा कि अब तो काफ़ी हमने तरक्की भी कर ली है ना, तो क्या अभी ऐसी कोई दवाई आ गई है कि आपको खुदा न खास्ता अगर डेंगू हो गया और आप उस दौरान ये मेडिसिन खा रहे हैं और आप मुकम्मल रिकवर हो रहे हैं, आफ्टर शॉक्स का बाद में कोई ख़तरा नहीं है? तो नहीं, अनफॉर्चुनेटली डेंगू के लिए कई दवाइयाँ ट्राई की गई हैं, मगर कोई दवाई ऐसी काम नहीं करती कि इस बीमारी को जल्दी ख़त्म किया जाए। आई गेस कोविड के बरक्स इसके अंदर अब दवाइयाँ आ गई हमारे पास, और जो आफ्टर इफेक्ट्स हमने बिल्कुल सेफ रहा है, बिकॉज एक दफ़ा डेंगू ख़त्म हो जाता है, कुछ लोगों को खासतौर पर कमज़ोरी, वीकनेस, थकावट काफ़ी अर्से तक रहती है, एंड ये 2-3 हफ्ते, कभी कभार 1-2 महीने भी रह सकती है, और आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाती है। अच्छी बात यह है कि इसमें ज़्यादातर चीज़ें कोई परमानेंट नहीं होती, ये विद टाइम बेहतर हो जाती है। तो एज लॉन्ग एज बर वक्त इलाज करा दें इसका। ठीक है। और डॉक्टर साहब, एक और चीज़ प्लीज़ ज़रा मुझे समझा दें कि हमें अपनी खुराक में, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर डॉक्टर ही बता सकते हैं कि हमें अपना इंटेक कैसा रखना चाहिए कि हम, या डेंगू जैसी बीमारी है, ये मलेरिया, क्योंकि आपको पता है कि मौसम आजकल कैसा है, बारिश हो रही है, बाहर के खाने पे ज़रा फोकस हम कम कर दें। हम तो इल्तिजा करते हैं, मैं चाहूँगी ज़रा आज आप भी आवाम से दरख्वास्त कर दें कि बाहर का खाना पीना ज़रा छोड़ दें और घर के खाने पर ध्यान दें। देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी खाएं पिए, इट शुड बी बैलेंस, यानी कि आपके खाने पीने में फल, सब्जी, प्रोटीन जैसे गोश्त, अंडा शामिल होना चाहिए। अगर तवाज़ुन से खाएंगे तो फिर आपका जिस्म ठीक रहेगा। जहाँ तक बाहर खाने का ताल्लुक है, तो बिल्कुल सही फरमाएं, बाहर खाने में बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर का खाना ऑब्वियसली उसमें अक्सर वो तला हुआ होता है, उसमें बहुत सारी मतलब चीज़ें होती हैं। तो बेहतर है कि घर का जितना खाएं, बाहर का खा सकते हैं ऑब्वियसली, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि बाहर बिल्कुल ना खाएं, रेस्टोरेंट वाले मुझे मार के मारेंगे वरना। मगर जब भी बाहर खाएं तो मेक श्योर कि गर्मा गर्म खाएं, इट शुड बी गरम खाना, और वो चीज़ें ना खाएं जिसके अंदर हो सकता है कच्चा पानी हो, जैसे कि चटनियाँ हो गई, बर्फ़ हो गई,
क्योंकि वो ऑब्वियसली फिर डायरिया और हेपेटाइटिस सी वाले मसले मसाइल पैदा कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मुदस्सिर नज़ीर, उनसे भी हम बात करते हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या जानेंगे फैसल कि सिंध के हवाले से कौन कौन सी ऐसी जो चीज़ें हैं की गई हैं स्पेशली डेंगू को लेकर। अच्छा, डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ज़रा कोरोना के हवाले से भी बात करना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि हम दोबारा से देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। आवाम एहतियात तो कर रही है, लेकिन क्या जो वेरिएंट, डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं, जो अभी मौजूदा वेरिएंट है, ये उसी तरीके से हिट कर रहा है आवाम को जैसे हमने फर्स्ट वेव में देखा, सेकेंड वेव में देखा, थर्ड वेव में देखा, या अभी इसके हिट करने की शिद्दत में कमी आ गई क्योंकि लोग वैक्सीनेट हो गए हैं? तो ये जो वेरिएंट है ना, ये वाला, इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि उन लोगों को जिनको पहले कोविड हो चुका है और जो वैक्सीनेट हो चुके हैं, उन दोनों को भी इफेक्ट कर रहा है ये वाला वेरिएंट। तो वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी कोरोना होने के हैं। अच्छी बात यह कि जिन लोगों ने वैक्सीनेट करा लिया अपने आप को, उनके अंदर शिद्दत में एक बहुत कमी आ रही है, जिसका मतलब है कि जो पहले और सेकंड और थर्ड वेव के जो वैक्सीन नहीं थे हमारे पास, उसमें बहुत सारे लोग दाखिल हो रहे थे। एंड उसकी वजह ये थी कि उनके अंदर वैक्सीनेशन थी नहीं उनके पास, और कोविड अच्छा खासा हिट कर रहा था। अब चूंकि केसेस हैं तो बहुत ज़्यादा, और आपने बिल्कुल सही फरमाया, मगर अस्पताल पे इतना दबाव नहीं है, और ज़्यादातर लोग वही आ रहे हैं जिनके अंदर वैक्सीनेशन नहीं भी थी या बर वक्त उनका इलाज नहीं हुआ। तो वैक्सीन प्लीज करा लें, बूस्टर प्लीज करा लें, क्योंकि जिनको पहले वैक्सीन लगी अब वो काम करना उसने भी छोड़ दिया। सही है, ठीक है। डॉक्टर साहब, हमारे रिपोर्टर मुदस्सिर नज़ीर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि सिंध हुकूमत ने क्या इकदाम किए। मुदस्सिर बताएगा ज़रा, स्पेशली डेंगू के हवाले से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं अंदरून सिंध में भी, इसके अलावा कराची में भी देखने में आ रहे हैं। तो आपके पास क्या डिटेल्स है, किस तरह मैनेज कर रही है सिंध गवर्नमेंट? बिल्कुल, तकरीबन 139 केसेस कराची में रिपोर्ट हुए हैं और ये बहुत बड़ा फिगर है। और अगर हम पूरे साल की बात की जाए तो 767 केसेस रिपोर्ट हुए हैं डेंगू के। तो बड़े अफसोस की बात है कि वेक्टर बोर्न डिजीज के लिए हुकूमत सिंध फंड्स तो जारी करती है, लेकिन ये फंड्स लगते नहीं हैं। अगर ये फंड्स लगें तो हमें इतनी परेशानी का सामना न करना पड़े। और हुकूमत बहुत टेम्परेरी जो है इकदाम करती है, जैसे आइसोलेशन के लिए वार्ड्स जो बनाए जाते हैं वो टेम्परेरी हॉस्पिटल में बना दिए जाते हैं पेशेंट्स के लिए। और अगर प्रॉपर स्प्रे हो डेंगू के को मारने के लिए, तो अभी इस मौसम में, मानसून में बहुत कम जो है डेंगू के केसेस सामने आए। अब ये मौसम जो है मानसून का, इसमें काफ़ी ज़्यादा अफजाइश होती है, तो अभी बढ़ रहा है। अगर लार्वा को कंट्रोल कर लिया जाता तो आज मच्छर जो है इतना ना बढ़ता। मच्छर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो कोई ख़ास इक़दाम नहीं नज़र आए इसके। तो सब लोग जानते हैं कि जब पहले ये डिजीज़ सामने आती थी डेंगू की, तो बाकायदा एक कैंपेन चलती थी, स्प्रे किया जाता था, लेकिन कुछ सालों से बिल्कुल भी इस पे हुकूमत जो है दिलचस्पी नहीं ले रही। मुदस्सिर, हम देखते हैं कि पंजाब में, लाहौर में बड़ा विजिलेंटली इस पे काम होता है, बाज़ाब्ता गाड़ियाँ जो हैं वो स्प्रे कर रही होती हैं। आपने ऐसा कुछ होता देखा सिंध में, कराची में या दीगर किसी शहर में? बहुत कम देखा गया है कि स्प्रे हो। तमाम जितनी भी मशीनरी पड़ी है स्प्रे करने वाली, शायद वो जंग आलूद हो चुकी है फैसल। और बड़े अफसोस की बात है कि एक भारी बजट दिया जाता है और लेकिन वो बजट नहीं लगाया जाता। और यही वजह है कि इस वक्त जो है सिंध में डेंगू के केसेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो पहले जब नून लीग की हुकूमत थी, हम तब देखते थे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव था, और इमरान खान की हुकूमत में काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़े। लेकिन अब फिर दोबारा पंजाब में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने में आ रही है। और लेकिन यहाँ पर सिंध में तो सूरत हाल हमेशा ख़राब रही है। यहाँ पर बहुत कम देखा गया है कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई हो। सही है। अच्छा मुदस्सिर, आप हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर फैसल भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह के हालात हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कि कोई इंतज़ाम नहीं है किसी भी तरीके से, ना तो आवाम को बताया जा रहा है, कोई अवेयरनेस प्रोग्राम भी नहीं दिया जा रहा, ना ही गलियों में आके स्प्रे किया जा रहा है, जो कि एक टाइम पे हम देखते भी थे। तो सर, ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है आने वाले वक्त में? तो इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि हमारे डेंगू के जो केसेस हैं वो उसका जो नॉर्मल जो हमने तरीका देखा है वो ये कि एक साल बहुत बुरा आता है, उसके बाद फिर
2-3 साल के लिए केसेस कम होते हैं और फिर बढ़ जाता है। यही हमने लाहौर में पिछले साल देखा था, इस वजह से हम समझते हैं कि प्रॉब्ली कराची में भी इस साल केसेस बुरे आएंगे। उसकी वजह वही है जो कि हम कोविड में भी देख रहे हैं कि हर दफ़ा एक नया वेरिएंट आता है डेंगू का, जिसके खिलाफ हमारे अंदर इम्यूनिटी नहीं होती। डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, क्या डेंगू के हवाले से कोई वैक्सीनेशन अभी तक नहीं आई कि जैसे हमने कोविड में देखा कि आपको ज़बरदस्ती वैक्सीनेट भी करवाया जा रहा था, बार बार कहा भी जाता है, डेंगू के हवाले से ऐसा कुछ नहीं है? तो डेंगू की वैक्सीन मौजूद ज़रूर है, मगर डेंगू की वैक्सीन के कुछ मसले मसाइल ज़रूर हैं। जैसे कि इब्तदाई कुछ तहकीक थी जिसके अंदर ये पता लगा था कि जिनको डेंगू नहीं हुआ है, जब उनको वैक्सीन लगती है तो हो सकता है कि उनके अंदर ज़्यादा शदीद बीमारी हो। तो डेंगू की वैक्सीन मौजूद तो है, मगर वो इतनी करामत नहीं है जितनी कोविड वाली वैक्सीन। अच्छा, मैं मुदस्सिर के पास दोबारा आऊँगा। मुदस्सिर, कराची के तो फिगर्स हमने जाने, इंटीरियर में क्या सिचुएशन है? क्या वहाँ भी सिचुएशन इतनी ख़राब है जितनी कराची में? फैसल देखें, अभी जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं तो इस पर इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए थी, एक्शन लेना चाहिए था हुकूमत सिंध को, और JPMC जैसे बड़े हॉस्पिटल में बाकायदा आइसोलेशन के वार्ड्स बनाए जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक ऐसे कोई इक़दाम सामने नहीं आए। पेशेंट्स बस प्राइवेट हॉस्पिटल का ज़्यादा रुख करते हैं और वहाँ पर भारी फीसें जमा करवाते हैं और अब ट्रीटमेंट ऐसे हो रहे हैं। लेकिन जैसे पहले देखा जाता था, एक प्रॉपर एक कैंपेन चलती थी, इसकी रोकथाम के लिए लोगों को भी बताया जाता था कैसे इससे बचना है, लेकिन ये चीज़ें अभी नहीं देखने में आ रही और ना ही हॉस्पिटल्स में, सरकारी हॉस्पिटल में इसके लिए कोई इक़दाम देखे गए। तो हुकूमत बिल्कुल भी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रही, तो क्योंकि फंड जारी होते हैं इसलिए सवाल भी बनता है कि जब फंड्स मिलते हैं तो इसके लिए क्यों नहीं इक़दाम किए जाते। सही है, ठीक है। मुदस्सिर, आपका बेहद शुक्रिया और डॉक्टर साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आप दोनों मौजूद हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको कहेंगे नया दिन में खुश आमदीद। अब कुछ स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं और गो के परसों अच्छी खबर आई, लेकिन एक अच्छी खबर कल नहीं आई और वो ये कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं और ही इज़ रूल्ड आउट फॉर द सेकंड टेस्ट मैच जो कि गॉल में ही होना है। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरें हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नया दिन से गुफ्तगू करने के लिए। और पहली ही जो चीज़ है वो भट्टी साहब इतनी अच्छी आज सुबह की नहीं है, वो ये कि शाहीन शाह जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं। क्या कहेंगे, फिर कितना बड़ा धचका है दूसरे टेस्ट के लिए? जी वालेकुम अस्सलाम फैसल और महक। देखें, इस गॉल की पिच पे जहां पर पहला टेस्ट मैच हुआ था, इस वक्त तो शाहीन शाह अफरीदी का अनफिट होना मेरा ख्याल में बहुत ज्यादा पाकिस्तान टीम के लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि आप देखें कि टोटल अगर सेकंड इनिंग्स देख लें 24-25 ओवर्स करवाए फास्ट बॉलर्स ने, तो फास्ट बॉलर्स के लिए तो ये पिच थी भी नहीं। हमने 3 फास्ट बॉलर्स गलत खिलाए थे। लेकिन फैसल, अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, मैं अपनी बात करूं, मैं भी बहुत सारे शोज में ये बात करता रहा कि शाहीन शाह अफरीदी का वर्कलोड मैनेज करें। टीम मैनेजमेंट कहती रही कि जी जितना ज्यादा ये खेलेगा उतना ज्यादा इसमें पुख्तगी आएगी, इसमें रिदम आएगा। लेकिन फाइनली जाहिर है, इंसान है, अगर एक प्लेयर को आप तीनों फॉर्मेट में हर मैच खिलाएंगे तो उसमें कहीं ना कहीं उसकी बॉडी मुश्किल में आएगी तो सही। तो यही हुआ कि शाहीन शाह अफरीदी अनफिट हो गए। अब देखिए, पाकिस्तान का अब ये नॉन स्टॉप क्रिकेट सीजन है। श्रीलंका के बाद हमने हॉलैंड जाना है, एशिया कप है, 7 मैच खेलने, इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, फिर T20 वर्ल्ड कप है, बहुत सारे इवेंट्स हैं, फिर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज है, न्यूजीलैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज है। तो मेरे ख्याल में हमें अपने प्लेयर्स के वर्कलोड को मैनेज करना होगा। दुनिया की सारी टीमें देख लें, खासतौर पर फास्ट बॉलर्स को अगर आप इस तरह खिलाएंगे तो जाहिर है वो फिर इंजरीज का शिकार होंगे। तो मेरे ख्याल में गोल टेस्ट शायद इतना मैटर ना करे, लेकिन आगे जो पाकिस्तान टीम के असाइनमेंट्स हैं, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट का मेन पार्ट है, उनका ना होना पाकिस्तान टीम की फास्ट बॉलिंग पर और पाकिस्तान की बॉलिंग पर यकीनी तौर पर असर डालेगा। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएगा कि दूसरे टेस्ट में फवाद आलम को जगह देनी चाहिए आगा सलमान की जगह, या फिर विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना चाहिए? देखिए, मैं जो एक दुनिया भर में जो फिनोमेना है क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ,
कि विनिंग कॉम्बिनेशन को नॉर्मली छेड़ा नहीं जाता, सिवाय एक आध प्लेयर ऐसे जो बहुत ज्यादा जरूरत हो, या शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह अनफिट हो गए। मेरे ख्याल में जिस तरह सलमान अली आगा ने परफॉर्मेंस दी है, तो मेरे ख्याल में फवाद आलम को सेकंड टेस्ट मैच पे आना चाहिए, क्योंकि फवाद आलम पाकिस्तान टीम के वो प्लेयर हैं जो स्पिनर्स को सबसे अच्छा खेलते हैं। लेकिन जाहिर है टीम मैनेजमेंट ज्यादा बेहतर सोच रही है, क्योंकि जितना अच्छा बॉलर कहा जा रहा था सलमान अली आगा को कि उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज है। देखिए, अगर हमने 6-7-8 ओवर करवाने तो 6-7-8 ओवर तो बाबर आजम भी ऑफ स्पिन करवा लेते हैं। फवाद आलम लेफ्ट आर्म स्पिनर है, शुरू में वो भी बॉलिंग करते थे, तो ये तो हमारे पास बॉलिंग के ऑप्शन मौजूद है। अजहर अली भी लेग स्पिन करवा लेते, तो मेरे ख्याल में सिर्फ इसलिए सलमान अली आगा को टेस्ट कैप दे देना, और ऐसे प्लेयर पर कि जिसने 4 सेंचुरियां बनाई, 700 रन बनाए, उसके बाद फिर अचानक 4 इनिंग्स की परफॉर्मेंस पर फवाद आलम को ड्रॉप कर देना, मेरा ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। भट्टी साहब, ये जो आपने बात की ना, दुखती रग छेड़ दी है। मैं काफ़ी लोगों से सवाल किया कि जी फवाद आलम एक आपके पास बेनिफिट क्रिकेटर था, कैसे कि वो फील्डर भी अच्छा था और बॉलिंग भी अच्छी करता था। बहुत सारे लोग कहते हैं यार उसने काफ़ी अरसे से बॉलिंग नहीं कराई। भाई काउंटर क्वेश्चन ये है कि उसको आपने खिलाया कितना अरसे है। इफ़ यू रिमेंबर, वो वर्ल्ड कप जो हम जीते हैं, खींच के जो बॉलिंग कराई है, गालिबन कालिस का बड़ा अच्छा विकेट उन्होंने निकाला था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे करेक्ट कीजिएगा, उस मैच में जब हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका खेल रहे थे, तो फवाद आलम की बॉलिंग ऑप्शन को लाजमी यूटिलाइज करना चाहिए, ख़ास तौर पे श्रीलंका की इस विकेट पे। फैसल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये नॉटिंघम में 2009 का जो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, उसमें कैलिस को आउट किया था फवाद आलम ने। और फवाद आलम का आप कैरियर देखें, जब 2007 में पाकिस्तान टीम में आए तो वो बॉलिंग कराते थे। यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक उस वक्त के जो कप्तान थे, उनको एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर भी यूज करते थे। फिर आस्ते आस्ते जो कप्तान आते गए, उनको फवाद आलम को उन्होंने सिर्फ एज ए बैट्समैन महदूद कर दिया। तो बिल्कुल वो बॉलिंग कर सकते हैं। आपने बहुत सही पॉइंट रेज किया। यही क्रिकेट को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि फवाद आलम का ऑप्शन है। हाँ, कप्तान कॉन्फिडेंस दे, नेट पे उससे बॉलिंग करवाए, तो फवाद आलम को यूज किया जा सकता है। और ऐसी पिचेस पर जिस तरह की पिच हमने गॉल में देखी, मेरे ख्याल में अजहर अली ने अपना जो कैरियर था वो एज ए राइट आर्म लेग स्पिनर शुरू किया था। वो 2002 में अंडर-19 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए एज ए राइट आर्म लेग स्पिनर खेले। उसके बाद वो बैट्समैन बनने की तरफ माइल हुए। तो बिल्कुल अजहर अली का भी ऑप्शन है, बाबर आजम का भी ऑप्शन है, फवाद आलम का भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। सही है। अच्छा भट्टी साहब, जैसे हम बात भी करें कि शाहीन तो अब जख्मी हो गए हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है कि बॉलिंग लाइनअप में शाहीन की जगह कोई फास्ट बॉलर ही लेना चाहिए या फिर स्पिनर? देखिए, हम चूंकि काफी दूर बैठे हुए, हमें नहीं पता कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, लेकिन इस पिच का जो बिहेवियर हमने पिछले मैच में देखा और जो हिस्ट्री बताती है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में 3 फास्ट बॉलरों को गलत खिलाया था। जो मुझे सुनने में आ रहा है, अभी भी टेस्ट मैच के शुरू होने में तकरीबन को 48 घंटे बाकी हैं, मुझे सुनने में आ रहा है कि नोमान अली लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है उनको खिलाने जा रही है टीम मैनेजमेंट। और आखिरी वक्त पे ज़ाहिर पिच देखेंगे कि पिच कैसा है। और श्रीलंका पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स के खिलाफ अफोर्ड नहीं करता। अगर शाहीन शाह अफरीदी बाहर भी बैठे हैं तो हमारे पास हारिस रऊफ मौजूद हैं, वो और ज्यादा एक्सप्रेस है। तो मुझे लग रहा है कि नोमान अली आएंगे शाहीन शाह अफरीदी के साथ, नसीम शाह और हसन अली पाकिस्तान 2 फास्ट बॉलरों के साथ सेकंड टेस्ट मैच खेलेगा। ठीक है भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम। और 22 जुलाई से जो दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, इस वक्त बहुत सारे क्रिकेट पंडित्स ये कह रहे हैं कि जी शाहीन का जो अनफिट होना है, दैट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि उनकी जगह स्पिनर आ सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली नोमान अली। ये तो वक्त बताएगा कि कौन आता है कौन नहीं आता, लेकिन इस वक्त यूरोप में जो सूरत हाल बनी हुई है, नहीं चल रहा, शदीद गर्मी है, सूरज आग बरसा रहा है। 1700 से ज़ायद लोग मौत के मुंह में जा चुके हैं।
हम बात करेंगे लंदन से नुमाइंदा समन नवेद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। नवेद अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त बताइए क्या सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, अनप्रेसिडेंटेड सी ये चीज़ हुई है, क्या सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त आप? जी बिल्कुल, बरतानिया वैसे तो आप मालूम होगा कि अक्सर यहाँ पर बारिश होती है, मौसम बड़ा ठंडा होता है, लोग जो है इंटरनेशनल जो टूरिस्ट होते हैं वो गर्मियों की छुट्टियां बरतानिया में गुजारते हैं। इस बार जुलाई में जो है वो रिकॉर्ड की गर्मी जो है वो हिस्ट्री बन गई है। पहले बरतानिया की हिस्ट्री में इतनी कभी गर्मी नहीं पड़ी जितनी इस बार जो है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। 40 सेंटी दर्जा हरारत तक जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ, बल्कि बहुत सारे इलाकों में गर्मी की इतनी शिद्दत थी, हीट वेव थी, लोगों को जो है वो बाहर निकलना मुश्किल था। हवा में इतनी तपिश थी कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। साइंसदानों की जानिब से, महकमा मौसमियात की जानिब से बहुत ज्यादा वार्निंग दी गई थी, बल्कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, मुकीम हैं, उनके लिए खास तौर पर बाहर निकलना और ऐसी गर्मी पहली बार उन्होंने देखी, जिस वजह से उनके लिए ये बर्दाश्त करना बहुत ही मुश्किल था। बल्कि एयर कंडीशन लोगों को खरीदने पड़े। मार्केट में एयर कंडीशन की इतनी कमी आ गई कि लोगों को जो है वो 5-6 दिन के बाद जो है वो एयर कंडीशन क्यू में लगकर खरीदना पड़ा। लोग जो है वो ठंडे मकामात की तरफ रुख करते रहे। बल्कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि बरतानिया गवर्नमेंट ने जो महकमा मौसमियात की तरफ से एमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी और लोगों को बताया गया था कि आप अपने घरों में रहें और ऐसी कोई भी जो है वो जरूरी सफर से इज्तनाब करें जिससे आपकी सेहत को या आपकी हेल्थ को इश्यू हो सके। तो बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार रहे हैं। ठीक है नवेद, मुझे बताएं कि अभी क्या सिचुएशन है, गर्मी की शिद्दत में कमी देखी गई है या मौसम का हाल बताने वाले क्या कह रहे हैं कि आइंदा कितने रोज तक गर्मी की लहर, ये हीट वेव इसी तरह से बरकरार रहेगी? जी बिल्कुल, ये एक निज़ाम कुदरत भी है। हम इस पहलू को भी देखें, आज मौसम बरतानिया में बड़ा अच्छा हो गया है, बादल छाए हुए हैं, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। किसी भी वक्त जो है वेदर की जो है वो साइंसदानों की तरफ से जो इशारा दिया गया है कि मौसम जो है अगले 2-3 वीक तक गर्म रहने के इम्कानात हैं। लेकिन अलबत्ता आज जो है वो मौसम में काफी तब्दीली देखने में आ रही है। बादल जो है वो बरसने के जो है वो चांसेस हैं। लेकिन बरतानिया भर में जो है वो 2 वीक तक जो है साइंसदानों की तरफ से, महकमा मौसमियात की तरफ से ये इंडिया दिया गया है कि मौसम गर्म रहने के इम्कानात हैं। ठीक है नवेद, बहुत शुक्रिया आपका। हम आपसे मुस्तकबिल में भी कि वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। तो यूरोप का जो आप रीजन देख रही है ना महक, वो तमाम का तमाम तर कहा जाता है कि जी ठंडा रीजन है, लेकिन अब वहाँ पे सूरत हाल बदल रही है। क्लाइमेट चेंज हुआ वो इसीलिए बदल रही है। एब्सोल्युटली। अब वो कहा आज से 10 साल पहले जब क्योटो में कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहा यह गया था कि जी कोई 20 साल बाद ये तमाम तर चीज़ें होंगी, लेकिन क्लाइमेट चेंज इज़ रियल गाइस। और ये अब इतनी तेज़ी से हो रहा है कि आपका कनाडा का जो टुंड्रा रीजन है वहाँ पे बर्फ़ जो है वो पिघलना शुरू हो गई है, लोग वहाँ पे नीचे की तरफ आना शुरू हो गए हैं। और जितना पूरा इस वक्त यूरोप में सिचुएशन बनी हुई है, ये अलार्मिंग सिचुएशन है बहुत ज़्यादा हमारे रीजन के लिए, एशियन रीजन के लिए भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं हम। पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे बहुत वल्नरेबल हैं ग्लोबल वार्मिंग से। तो प्लीज़ कट योर कार्बन प्लीज़। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि 90 साला भारतीय खातून रीना वर्मा का रावलपिंडी में अपना आबाई घर दोबारा देखने का ख्वाब 75 साल बाद पूरा हुआ। प्रेम गली की पुरानी बासी की वापसी पर मकीनों ने बाहें खोलकर फूलों की पत्तियों से उनका इस्तकबाल किया। भीगी आंखों के साथ आने वाली रीना वर्मा को लोगों ने पलकों पर बिठाया। अरहम खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आज प्रेम गली में प्यार, खुलूस और खुशी ही खुशी है कि 15 बरस की उम्र तक प्रेम निवास में कहकहे लगाती रीना 75 साल बाद लौटी है। लड़कपन में जाने वाली बुढ़ापा साथ लाई है। चेहरे पर दास्तान हिज्र हर्फ हर्फ लिखी है। आंखों में नमी लिए रीना वर्मा आबाई घर पहुंची। ढोल की थाप और गुलाब पत्तियों से इस्तकबाल हुआ तो लबों पर मुस्कान आ गई। शेर पढ़ने लगी, गुनगुनाने लगी। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना है दोबारा। रीना ने जिस घर में आंख खोली थी उसे दोबारा देखा तो बचपन की सभी यादें, सभी बातें एक एक करके याद आने लगी। इतनी मुद्दत के बाद अपने घर आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा बहुत पुराना जो ख्वाब था
वो यहाँ आके हकीकत में बदल गया है। रीना ने अबाई घर वापसी पर इतनी मोहब्बतें मिलने पर दिली शुक्रिया अदा किया। वो पाकिस्तान में 25 जुलाई तक क़याम करेंगी। रीना वर्मा अपने अबाई घर से चंद सौ मील की दूरी पर ही थीं, मगर दरमियान मौजूद सरहद पार करने में इन्हें 75 साल लगे। रीना को सिर्फ घर देखना है और वापस चले जाना है, मगर इनकी खुशी बताती है चंद लम्हों की ये राहत भी बड़ी हो जैसे। कैमरामैन फैसल खान के साथ अरहम खान, समा, रावलपिंडी। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में सकाफती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए इस्लामाबाद में नुमाइश का इनेकाद किया गया। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान में इंडोनेशिया की तारीख और कदीम सकाफत के रंगों की बहार, ब्रादर मुल्क के बुद्धमत से इस्लाम की जानिब सफर और आसार कदीमा के अक्कास दिलकश फनपारों की नुमाइश इस्लामाबाद के लोक विरसा में सजाई गई। पाकिस्तान में इंडोनेशिया के सफीर एडम डोगियो कहते हैं पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान भाईचारे और मुश्तरका इक़दार के कदीम रिश्ते हैं। Many part of the Pakistan they are peaceful, and I think with a lot of hidden treasures that you have, I believe that more people will come to enjoy the beautiful sceneries of Pakistan. And Pakistani food is very delicious. So my favorite is chicken tikka. शुरका का कहना था पाकिस्तान और इंडोनेशिया को सकाफती तौर पर मजीद करीब लाने के लिए ऐसी नुमाइश का इनेकाद खुशाइंद है। पास में किस तरह से है मुस्लिम जो है सिविलाइजेशन कैसे आई है, एंशिएंट सिविलाइजेशन, हम कैसे जो है डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, इससे हमें पता चलता है। पाकिस्तानी मौसीकारों ने भी अपनी परफॉर्मेंस से खूब समा बांधा। सकाफती नुमाइश 24 जुलाई तक जारी रहेगी। कैमरामैन सैयद वाजिद अली के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। चलें पहाड़ पे चलते हैं। हाँ चलें, यहीं पे बैठे बैठे चलते हैं। तो हम आपको यहीं पे बैठे बैठे लेके जाते हैं। स्वात के 2 मुकामी ट्रैकर्स हैं, उन्होंने हसीन वादी की बुलंद तरीन चोटी को बगैर किसी तरबियत और मतलूबा सामान के सर किया और रिकॉर्ड कायम कर दिया। ट्रैकर्स ज़ीशान उमर जज्बात पर काबू न पा सके। सैयद शहाबुद्दीन रिपोर्ट कर रहे हैं। स्वात का सबसे बुलंद चोटी यानी फलक सिर पर अभी खड़ा हूँ, पीछे मेरे साथ सिट्टूमान भी है। किसी ने क्या खूब कहा है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और मेरी इस कामयाबी, मेरे इस सुमिट के पीछे जिस औरत का हाथ है वो मेरी माँ ही है। आसमान को छूती सवात की ये बुलंद तरीन चोटी सतह समंदर से 5,985 मीटर ऊंची है। गैर मुल्की और मुल्की कोहे पैमाओं के बाद ज़ीशान उमर और नुमान खलील पहले मुकामी क्लाइंबर हैं जिन्होंने ये कारनामा सरअंजाम दिया। फलकसेर तकरीबन 6,000 मीटर के करीब है, लेकिन 6,000 मीटर की जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें सबसे ख़तरनाक जो है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में फलकसेर बहुत ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट है, ख़तरनाक भी है। बेस कैंप तक कोई मुश्किलात नहीं था। बेस कैंप के ऊपर पीक तक बहुत टेक्निकल था, आइस ग्लेशियर, इसके अलावा स्नो था, स्नो में भी क्रेवेसिस था। वादी कालाम में मौजूद इस चोटी को सर करने का मुश्किल सफर 6 दिन में मुकम्मल हुआ। पुरखतर ग्लेशियर्स, बर्फ की देओकामत दीवारें और संगलाख चट्टाने इन बाहिम्मत नौजवानों के सामने रुकावट न बन सकी। बगैर किसी तरबियत और पेशा वराना आलात के ये कारनामा अंजाम दिया। कामयाब सफर और बुलंद तरीन चोटी सर करने पर ट्रैकर क्लब ने दोनों नौजवानों का शानदार इस्तकबाल किया, हार पहनाए और मुंह मीठे किए। कैमरामैन फरजन अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, सवात। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब आपसे मुलाकात करेंगे मंडे को। 2 दिन आप अपना बहुत सा ख्याल रखना है और बेस्ट ऑफ नया दिन देखना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।